हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएम एमसीक्यूज़ में। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 8 की बहुत ही बेहतरीन सेशन। यानी कि इसमें आप लोग को साइंस के, यानी कि अगर आप लोग दोस्तों क्लास 8 की बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो, आप लोग को पता होगा कि 28 जनवरी को बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 8 की। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने मॉडल पेपर कर लिया है तो उन लोगों के लिए ये जो क्लास है ना बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाली है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सब्जेक्ट वाइज सारे एमसीक्यूज कराने वाला हूँ जो आपके किताब से बाहर है ही नहीं, जो आपके एग्ज़ाम में एकदम लगभग 50 से 80% चांस है कि भिड़ जाए। तो दोस्तों, आप लोग अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इस क्लास को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं दोस्तों आप लोगों को बहुत ही सटीक तरीके से समझा के सारे क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। ये सेशन है साइंस की क्लास 8 की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और आप लोग को इस क्लास को 5 से 6 बार देखना ताकि सारे क्वेश्चन आप लोग को याद हो जाए। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सदैव बराबर होता है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि मानव के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, बताइए। हम लोग जब किताब पढ़ते हैं ना, तो किताब पढ़ते टाइम किताब की डिस्टेंस और हमारे आंखों की डिस्टेंस यानी दूरी कितनी निर्धारित की गई है। ठीक है, ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर है, जो हम लोग सुस्पष्ट बोलते हैं। ठीक है, जहाँ से साफ साफ नजर भी आता है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रकाश चैप्टर, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मानव का जो नेत्र है ना, उसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो मानव नेत्र के किस भाग में बनता है। ऑप्शन ए रेटिना, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी कर्निया, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेटिना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन। आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं। देखिए, जो आइरिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, उसे क्या कहते हैं। पुतली, शंकु, कॉर्निया, इनमें से कोई नहीं। तो आइरिस में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है पुतली। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, 4 का ए नंबर राइट। ठीक है दोस्तों, और आप लोग को कमेंट करके भी बताना कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। ठीक है, कोई भी चीटिंग नहीं करना है। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन लाऊँ तब आप वीडियो को पुश कीजिएगा और अपना राइट आंसर कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, चलिए और लास्ट तक मिला के बताइएगा कि कितना सही हुआ। चलिए अब आगे के क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी, थोड़ा सा गला में दिक्कत है, लेकिन कोई बात नहीं, सेशन चलता ही रहेगा। तड़ित यानी कि जो बिजली गिरता है ऊपर से, सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए। जो तड़ित चालक होती है ना, यानी कि तड़ित मतलब क्या, जो बरसात के दिनों में बिजली गिरती है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए ऊंचे वृक्ष के नीचे शरण लेना है, बिल्कुल गलत, वहाँ तो बिल्कुल ही शरण नहीं लेना है। जमीन पर लेट जाना है, ये ठीक है। ट्रैक्टर के पास छिपना है, ये भी सही नहीं है। खुली जगह में घुटनों के बल सिमट कर सिर सिर को हाथों के बल मतलब लगा के बैठ जाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। छठा नंबर क्या है कि भूकंप की तीव्रता तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। यानी कि जो भूकंप होता है, तो भूकंप की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रिएक्टर पैमाना, ऑप्शन बी कमानीदार तुला, ऑप्शन सी साधारण तुला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिएक्टर पैमाना से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से किसे रगड़ने से आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। ठीक है, बताइए इनमें से किसको रगड़ेंगे तो वहां पे आवेश जो है क्रिएट नहीं होगा। ऑप्शन ए तांबे की छड़, ऑप्शन बी प्लास्टिक पैमाना, ऑप्शन सी ऊनी वस्त्र, ऑप्शन डी फूला हुआ गुब्बारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबे की छड़ को आप कितना भी रगड़िए वो आवेशित नहीं होगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि विद्यालयों या भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है। देखिए, विद्यालय हो चाहे कोई भी भवन हो, उसके ऊपर में एक त्रिशूल के आकार की एक पट्टी लगाई जाती है। वो क्या होता है, क्यों लगाया जाता है। ऑप्शन ए सुंदरता के लिए, ऑप्शन बी विद्युत विसर्जन से बचने के लिए, ऑप्शन सी मजबूती के लिए प्रकाश, ऑप्शन डी अवशोषित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब विद्युत तड़ित चालक गिरती है ना, तो उससे बचाने के लिए ये लगाया जाता है। और इसकी जो संपर्क है ना, एक तार से होती है, एक वायर से होती है, जो हमारे पृथ्वी से कनेक्ट होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए तड़ित गिरा तो तुरंत उससे कनेक्ट होकर उसकी जो धारा है ना, वो पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है
9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन विद्युत धारा का कुचालक है। आपको बताना है कि इनमें से किसमें विद्युत धारा नहीं चल सकती है। पारा, सिरका, आसुत जल, नमक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आसुत जल में विद्युत कभी भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है। ठीक है, आपको बताना कि विद्युत धारा के प्रभाव का उपयोग किस प्रभाव का होता है। ठीक है, ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय प्रभाव होता है। ठीक है, 10 का बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 कि विद्युत धारा उत्पन्न करता है। बताइए विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है। केवल ऊष्मीय प्रभाव, केवल रासायनिक प्रभाव, केवल चुंबकीय प्रभाव, या ऊष्मीय, चुंबकीय या रासायनिक। तो तीनों प्रभाव विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 11 का डी नंबर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है 11 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिससे विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जाता है। बताइए विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जाता है। तो लोहा, क्रोमियम, तांबा या एल्यूमिनियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा है कि जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, इस संकेत करता है। बताइए जब चालक जो होता है ना, चालक विलयन में कोई भी विद्युत धारा को गुजारा जाता है यानी प्रवाहित किया जाता है तब उसका रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के तड़ित प्रभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आवर्ती का मात्रक है। बताइए आवर्ती का मात्रक क्या होता है। एसआई मात्रक, मीटर, मीटर पर सेकंड, हर्ट्ज या सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है। 13 का सी नंबर। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रासरभ्य ध्वनि आवृत्ति कितनी होती है। देखिए प्रासरभ्य ध्वनि का मतलब है जिसके बाहर हम लोग सुन नहीं सकते। ठीक है, तो वो होता है 20,000 से अधिक, 20,000 से अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पे और एक जीरो होगा, 20,000 से अधिक, इसको प्रासरभ्य बोलेंगे। श्रव्य ध्वनि किसको बोलते हैं, जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, जिसको हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है, ये होता है श्रव्य, ये प्रासरभ्य। और अश्रव्य किसको बोलेंगे, जो 20 हर्ट्ज से भी कम होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अप्रिय ध्वनि को क्या बोलते हैं, यानी कि जो ध्वनि सुनने में अच्छा नहीं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली उसको शोर बोलते हैं। ठीक है, शोर, यानी 14 का बी नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ध्वनि, यहाँ पे देखिए ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है। बताइए ध्वनि की जो प्रबलता है ना वो किस कारक पर निर्भर करता है, आयाम पे, तारत्व पे, शोर पे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि की प्रबलता जो है ना उसकी आयाम पे निर्भर करता है। ठीक है, आयाम पे। ठीक है, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि असौरभ्य ध्वनि आवृत्ति कितनी होती है। देखिए असौरभ्य, अभी मैंने बताया प्रासौरभ्य का मतलब कितना है कि वो 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। ठीक है, असौरभ्य ध्वनि का मतलब है वो 20 हर्ट्ज से कम होता है, और सौरभ्य ध्वनि का मतलब है जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, जिसको हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है, तो 16 नंबर का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 16 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि तरल घर्षण को कम करने की सही आकृति है। बताइए तरल घर्षण को कम करना है तो उसके लिए कौन सा आकृति चाहिए, आयताकार, वर्गाकार, सरल रेखा या वृत्तीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्गाकार। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा कि सरल जो तरल घर्षण है ना वो कम होता जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जिस द्रव के उपयोग से घर्षण कम हो जाता है उसे कहते हैं। बताइए जिस द्रव के उपयोग से घर्षण कम होता है उसको क्या बोलते हैं, तरल घर्षण, लोटनी घर्षण, सी घर्षण या स्थितिक घर्षण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तरल घर्षण होता है। ठीक है, चलिए 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि घर्षण हमेशा होता है। बताइए हानिकारक होता है, लाभदायक होता है, ना हानिकारक ना लाभदायक, कुछ मामलों में हानिकारक और कुछ मामलों में लाभदायक। तो घर्षण क्या होता है ना कि कुछ मामलों में हानिकारक भी हो सकता है और कुछ मामलों में लाभदायक भी हो सकता है। तो 19 का डी नंबर क्या हो गया राइट आंसर। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को कहते हैं। बताइए क्या बोलेंगे, बल, स्नेहक, घर्षण, इनमें से कोई नहीं। तो जो पदार्थ घर्षण को कम करे ना उसको हम लोग बोलते हैं स्नेहक। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है,
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर, घर्षण से उत्पन्न होती है, बताइए घर्षण से क्या उत्पन्न होता है, तेल, दूध, उष्मा, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि घर्षण से हमेशा जो उत्पन्न होता है वो क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होता है, ठीक है, हीट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। 22 नंबर, उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन है, बताइए किसका न्यूटन है, दाब, बल, भार, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होगा कि बल का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन, ठीक है। यानी 22 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, राइट आंसर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है, इनमें से कौन सा बल ऐसा है जो कांटेक्ट है, ठीक है, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, स्थूल विद्युत बल या घर्षण बल। तो आप लोग को पता होगा कि जो संपर्कित बल होता है, कांटेक्ट बल होता है, वो चुंबकीय बल होता है, ठीक है, यानी कि 23 का बी नंबर राइट आंसर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि कुएं से पानी खींचना कैसा बल है, बताइए कुएं से आप लोग पानी उठाते हैं तो वो किस प्रकार का बल है, अपकर्षण, अभिकर्षण, अपकर्षण तथा अभिकर्षण, और इनमें दोनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 24 का बी नंबर, अभिकर्षण बल को ही हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जब हम लोग कुएं से पानी उठाते हैं तो। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस आकर्षण बल को क्या बोलेंगे, बताइए, आप लोग पढ़े होंगे गुरुत्व बल, ठीक है। पृथ्वी जो है प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो उस आकर्षण बल को हम लोग बोलते हैं गुरुत्व बल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, 25 का सी नंबर, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, यानी कि पृथ्वी की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं, ठीक है। 26 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन से परिवर्तन यौनारंभ के दौरान नहीं होते, बताइए इनमें से कौन सा परिवर्तन जब आप यूथ यानी युवा रहते हो तो नहीं होता है, शारीरिक लंबाई में वृद्धि, गौण लैंगिक गुणों का विकास, एडम एप्पल दिखना या रजोनिवृत्ति, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग को क्या करना है, कमेंट करके बताना, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन का कमेंट करके बताना सबको, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यौनावस्था प्रारंभ के साथ ही पुरुष हार्मोन स्रावित होता है, उसे क्या कहते हैं, देखिए पुरुष हार्मोन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एड्रेनलिन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ये भी आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये हार्मोन चैप्टर से है जो इजी है, ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए, आप लोग कमेंट करके ये 2 क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। निम्न में से कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग निर्धारण करता है, ठीक है, XY, YY, XX, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये गुणसूत्र जो होता है यही शिशु को लिंग के निर्धारण होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग कहलाता है, लैरिक्स, एडम एप्पल या कंठमणि, थायराइड, ठीक है। तो आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोग को क्या करना है, कमेंट करके बताना है। 30 नंबर का क्वेश्चन भी कमेंट करके बताना, ठीक है। आप लोग को पता होना चाहिए ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है कि इसको हम लोग ठीक करने के लिए आयोडीन का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इतना तक हिंट मैंने दे दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है जो लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 23 जोड़े, ठीक है। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं, बताइए नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं, एक तरह से युग्मज, जरायुज, मुकुल, शुक्राणु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युग्मज बनाते हैं, ठीक है। 32 का ए नंबर राइट आंसर। चलिए 33 नंबर, आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है। आंतरिक निषेचन कहाँ होता है, मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर से बाहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 33 का ए नंबर राइट आंसर, ठीक है, मादा के शरीर में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मादा युग्मज तथा नर युग्मज के संयोजन की विधि कहलाती है, बताइए क्या बोलेंगे उसको, युग्मनज, निषेचन, परागकण, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होगा कि उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं निषेचन, ठीक है, यानी 34 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं उन्हें कहते हैं, बताइए उनको क्या बोलेंगे, अंडप्रजक, जरायुज, सेसवज या लैंगिकज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अंडप्रजक, यानी 35 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक युग्मज में पाए जाने वाले केंद्रों की संख्या कितनी होती है, यानी कि एक युग्मक में कितने केंद्र पाए जाते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है जो आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक है। 36 का कौन सा सही है आप लोग को कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 37, और ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है।
चलिए दोस्तों, तो ये था दोस्तों आज क्लास 8 की साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग को एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को कमेंट करके बताइए। और मैंने 3 प्रश्न के क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट में देने के लिए बोला है, वो जरूर ही देना है, ठीक है। और सबको कमेंट करके बताना कि किसका कितना मार्क्स आया, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।